हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बॉम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द मोस्ट अवेटेड सीरीज, यस द पावर नोट सीरीज। भाई साहब, हम क्या करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल अपडेटेड पावर नोट्स फॉर नीट 2023। इस पर्टिकुलर कंप्लीट सिलेबस 11 प्लस क्लास 12 बायोलॉजी को हम करने वाले हैं कंप्लीट। ओके, और आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा बेटा। ओके, तो बायोलॉजी ये आपके लिए मतलब चुटकी बजाने वाला काम होने वाला है। सो व्हाट यू हैव टू डू, भाई इस पावर नोट सीरीज को सीरियसली फॉलो करना है। आने वाले 40 से 45 दिन, 40 टू 45 डेज में अपनी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, सब कुछ चीजें होगा यार, बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो कुछ टॉपर्स के आपने इंटरव्यूज भी देखे होंगे जहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया था। लास्ट ईयर इस पावर नोट्स में से 99 क्वेश्चंस वे डायरेक्टली फ्रॉम द पावर नोट्स। ओके, तो एक सीरियसनेस के साथ आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक मेडिकल सीट आप सिक्योर करके ही रहेंगे। इसी नोट के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं इस बेहतरीन सीरीज को, जो है अपनी पावर नोट सीरीज। सो लेट द गेम बिगिंस। बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की। आज का जो अपना लेक्चर है हम शुरू करने वाले हैं किसके साथ, एक मिनट भाई तू छिप जा, हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के साथ। ओके, चलो बेटा। ओके, सो लेट द गेम बिगिंस। बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करना चाहता है। किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना चाहता है? अच्छा, एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूं यार। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस नोट्स में, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, आपको ये कुछ चीजें जो है नोट डाउन करनी है। नंबर 1, पावर नोट्स को ओपन करके रखो। मैं कुछ चीजें आपको बताते हुए जाऊंगा तो पावर नोट्स में आपने लिख लेनी है। ओके, हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई होगी तो उसको भी आपने नोट डाउन करना है, राइट? कि भाई इसका मतलब क्या था, वो नोट डाउन करना है। अगर आपको लगता है कि हिंदी में नोट डाउन करना है तो हिंदी में नोट डाउन करो। कुछ मैं ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हुए जाऊंगा, वो सब नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि जिसका नाम ही पावर नोट्स है भाई, स्पीड तो फास्ट रहेगा ही रहेगा। ओके, तो आपको बिल्कुल फुल अटेंशन के साथ हेडफोन लगा के इस पर्टिकुलर लेक्चर्स को अटेंड करना है। सो बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की। ट्रांसपोर्ट क्या ट्रांसपोर्ट करना चाहता है प्लांट? प्लांट भाई वाटर को ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, और फूड। बेसिकली 4 चीजों के बारे में एनसीईआरटी बात कर रहे हैं, वाटर, फूड, मिनरल और भाई क्या था, वाटर, फूड, मिनरल और हार्मोन्स, राइट? तो इसमें से जो वाटर एंड मिनरल जाइलम के थ्रू फ्लो करते हैं, फूड फ्लोएम के थ्रू फ्लो करता है। ओके, हार्मोन्स जो है ये जाइलम और फ्लोएम दोनों में से फ्लो करते हुए जाते हैं, ऐसे एनसीईआरटी ने 2 अलग अलग चैप्टर में कहा है। क्लियर है? चलो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस ऑकर्स बाय अ डिफ्यूजन। एनसीईआरटी कहती है भाई कुछ चीजें जो है वो हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करनी है, और कुछ चीजें रूट से लेके एकदम टिप ऑफ द ट्री के ऊपर लेके जानी है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो चीजें स्मॉल डिस्टेंस पे हमें ट्रांसपोर्ट करनी है वो होती है डिफ्यूजन के थ्रू। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मतलब क्या यार? सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, एक सेल से दूसरे सेल में धीरे 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 डिफ्यूज होती हुई, जैसे मिनरल है या सुक्रोज है, आराम से डिफ्यूज कर जाता है। कैसे कैसे डिफ्यूज करता है वो सब हम देखेंगे, लेकिन एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए डिफ्यूजन इस पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज किया जाता है। डिटेल में भी बात करेंगे। सो ट्रांसपोर्ट ओवर स्मॉल डिस्टेंस ऑकर्स बाय डिफ्यूजन बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये डिफ्यूजन जो है सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है या ये एक्टिव डिफ्यूजन भी हो सकता है, जहां पे एनर्जी लगाई जाएगी मॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने के लिए। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब क्या? साइटोप्लाज्म कंप्लीटली मूव कर जाता है, राइट? मतलब मान लो कि एक सेल है यहाँ पे, और यहाँ पे लेट से यहाँ पे मेरे पास सोडियम है, तो साइटोप्लाज्म से बेटा मूव कर जाता है। ओके, तो सोडियम यहाँ से यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे आने के बाद इस सेल के अंदर चला जाएगा। तो साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग में एटीपीज लगते हैं। तो साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग इट इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग हेल्प करती है। साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग इटसेल्फ इट इज अ एक्टिव प्रोसेस जहां पे एटीपीज लगते हैं। बढ़ते आगे, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसेस थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम। अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करना है तो मुझे कुछ फूड के पाइप लगते हैं, वाटर कंडक्टिंग पाइप्स लगते हैं। वाटर कंडक्टिंग पाइप को हम जाइलम कहते हैं, फूड कंडक्टिंग पाइप को हम फ्लोएम कहते हैं। जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट है इट इज ए यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। यूनि डायरेक्शनल, एक ही दिशा में जाता है। आपको पता है रूट से लेकर अपवर्ड मूवमेंट होती है ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इट इज अ मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पे
भाई इस लीफ ने यहाँ पे फूड प्रोड्यूस कर दिया, तो लीफ से लेके ये जो फूड है ये आ जाएगा रूट पे। ओके, रूट पे जाके स्टोर भी होता है फूड। जब कभी प्लांट को जरूरत पड़ती है तो रूट से फूड निकाला जाएगा, ऊपर मूव किया जाएगा। तो ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो गया, जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। सही है, फ्लोएम में। ओके, नाउ व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट के क्या क्या जरिए हमारे पास दिखाई देते हैं? एक होता है भाई सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, देखते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय सिंपल डिफ्यूजन? तो ये रहा सेल। ओके, और यहां पे क्या हो रहा है, एक सिंपली 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 यहां पे लेट्स से कि यहाँ पे एक हार्मोन है। लेट्स टॉक ऑफ दिस चैप्टर नॉट ओनली टॉक्स अबाउट द जस्ट अ प्लांट। ओके, ह्यूमंस की भी बात यहाँ पे की जा सकती है। देखो कैसे, यहाँ पे लेट्स से ईस्ट्रोजन हार्मोन है। ओके, ईस्ट्रोजन हार्मोन आएगा, बीइंग अ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, आराम से डिफ्यूज कर जाएगा सेल के अंदर। दिस इज अ सिंपल डिफ्यूजन। एक डिफ्यूजन ऐसा होता है कि यार ये जो सेल है, सेल के पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो किसी को भी आराम से अंदर नहीं आने देती है। जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड रहता है, आपको चेक करने के बाद आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, चैनल्स बने हुए रहते हैं, उस चैनल के थ्रू कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती है भाई अंदर मत आना। बिल्कुल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब चैनल को ओपन करके तभी वो अंदर आएंगे। दैट इज कॉल्ड अ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। मतलब कुछ प्रोटीन के चैनल बने हैं जो फैसिलिटेट करते हैं इनका ट्रांसपोर्ट अंदर आना, इनको अंदर आने के लिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे यहाँ पे लेट्स से कि सोडियम चैनल है जो सोडियम को अंदर आने में हेल्प कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। एक होता है, अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है पता है? बाहर के साइड में सोडियम ज्यादा है, सोडियम बाहर से अंदर आ गया, दैट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन गेट इनटू लोअर कॉन्सेंट्रेशन गेट है। दिस इज अ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। मान लो बाहर के साइड में सोडियम कम है, बाहर के साइड में सोडियम कम है, और ये जो सेल है अपना सोडियम बाहर भेजना चाहता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर के साइड में सोडियम जो है कम है, यहाँ पे लेट से ज्यादा है, यहाँ पे एक ही है। अब ये यहाँ से यहाँ भेजना चाहता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भेजना चाहता है, तो यहाँ पे इस सेल को एनर्जी लगानी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी लगा के बाहर भेजेगा। जैसे आपको पता है न्यूरोनल मेम्ब्रेन जो पोलराइज होती है वो इस तरीके से हो जाती है, पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, जहाँ पे सोडियम अंदर बाहर विद द हेल्प ऑफ एटीपी मूव किया जाता है। सो सिंपल डिफ्यूजन विदाउट एनी प्रोटीन मूव कर जाते हैं, रिक्वायर्स नो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ओके, सिंपल डिफ्यूजन क्या सिलेक्टिव है? नहीं, आराम से डिफ्यूज कर जाओ किसी को भी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोल्यूबल सब्सटेंसेस है वो आराम से सेल के अंदर आ सकते हैं। ओके, क्लियर, फाइन। तो ये बात ध्यान से रखना। तो इट इज नॉट द सिलेक्टिव वन, नो। ओके, अब ये जो होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, वो चैनल के थ्रू यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं। सो इट इज सिलेक्टिव, किसको अंदर आना है किसको ने अंदर नहीं आना है उसको रोका जा सकता है। सो इट इज अ सिलेक्टिव मींस। अब भाई यहाँ पे चैनल है, मतलब एक रास्ता है, रास्ता है तो ट्रैफिक भी होगा। मतलब जहां पे प्रोटीन चैनल होगा वो सैचुरेट हो सकता है। यस, वही चीज हो रही है। सो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, यस। क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई चैनल यूज हो रहा है? बिल्कुल यूज हो रहा है, तो ये भी सैचुरेट होगा। यस, इट इज अ सैचुरेबल। मतलब मान लो एक टाइम पे 100 लोग जा सकते हैं, एकदम 200 लोग आएंगे तो बाकी 100 को रुकना पड़ेगा, इनको 100 को जाने देना पड़ेगा, क्योंकि 100 लोगों के साथ वो चैनल सैचुरेट हो चुका है। यही बात। क्या अपहिल ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है? सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लग रही है। सो अपहिल मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पॉसिबल नहीं है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो पॉसिबल है। एटीपी किसके लगते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी लगते हैं। इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, फाइन। सो डिफ्यूजन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने के लिए यहाँ पे कहा गया है पावर नोट्स के द्वारा, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। सो डिफ्यूजन इट इज द ओनली मींस फॉर द गैसेस, मतलब किसी गैस को सेल के अंदर आना है, ऑक्सीजन को सेल के अंदर आना है, CO2 को सेल के अंदर आना है, तो उसको डिफ्यूजन के थ्रू ही अंदर आना पड़ेगा। कोई प्रोटीन चैनल उसकी मदद नहीं करेगा। सो गैसियस मूवमेंट के लिए डिफ्यूजन इट इज द ओनली मींस फॉर स्मॉलर सब्सटेंस से डिफ्यूज फास्टर। अगर कोई सब्सटेंस स्मॉलर है तो डिफ्यूज फास्ट करेगा। सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन लिपिड, जैसे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, राइट, दे डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्टर, क्योंकि लिपिड भी भाई, मतलब लिपिड का जो नेचर है वो लिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर लिपिड है, और हार्मोन का नेचर भी लिपिड है। तो लाइक्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो चीज हो रही है। तो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स आराम से पास कर जाते हैं। सही है। क्या फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन FSH भी ऐसे आराम से पास कर जाएगा? पता अगर होगा तो मुझे बताना। डिफ्यूजन
का जो रेट है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स कौन से द ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अगर ज्यादा डिफरेंस है, बाहर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो जल्दी अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, सो ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो आराम से डिफ्यूज हो जाएंगे। बट द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग दैट मतलब डिटरमाइंस द डिफ्यूजन, राइट, कि एक सेल से दूसरे सेल में जब मॉलिक्यूल जा रहा है तो दोनों के बीच में क्या क्या चीजें आ रही है। बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में, तब इसके बारे में बात करेंगे। तो कौन सी चीजें बीच में है, कोलेजन है, ये सब फैक्टर डिटरमाइन करेंगे कि कितने आसानी से मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा फास्ट डिफ्यूज कर जाएंगे ये जो मॉलिक्यूल्स है वो। Now, let's talk about the facilitated diffusion. Protein channels are saturable. सही बात है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, पर प्रोटीन चैनल सैचुरेबल है। दे आर स्पेसिफिक, ध्यान से देखना, दे आर स्पेसिफिक, हर एक मॉलिक्यूल के लिए अपना अपना प्रोटीन चैनल फिक्स है भाई, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। सैचुरेबल है, स्पेसिफिक है, दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर। सेंसिटिव टू इनहिबिटर मतलब क्या है, ये सेल है, इसके पास एक प्रोटीन चैनल है, यहाँ पे सोडियम अंदर आना चाह रहा था लेकिन कोई एक इनहिबिटर है जिसने यहाँ पे बाइंड कर दिया तो सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, सो सेंसिटिव टू इनहिबिटर, सिंपल सी बात। बढ़ते हैं आगे, फाइन, ओके। नाउ porous channels are found in outer membranes of a plastid mitochondria sub and some bacteria। एनसीईआरटी हमें ये बता रही है यहाँ पे कि भाई जो क्लोरोप्लास्ट है आपका या माइटोकॉन्ड्रिया, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स लगे हुए होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनल्स है, ये ऑर्गेनल्स क्या है, सेमी ऑटोनोमस, फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है, सेमी ऑटोनोमस है। तो कुछ चीजें इनको सर्वाइवल के लिए चाहिए जो साइटोप्लाज्म से लेते हैं, तो कैसे अंदर आएगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे आ जाएंगे ये मॉलिक्यूल्स, कुछ एंजाइम्स या कुछ मॉलिक्यूल्स, ये आएंगे थ्रू पोरिन चैनल्स। एनसीईआरटी हमें ये भी बताती है कि एक्वापोरिन नाम के प्रोटीन चैनल्स भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि आपको किडनी में दिखाई देंगे डिसेंडिंग लिम्ब में। इसे एक्वापोरिन चैनल के थ्रू डिसेंडिंग लिम्ब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। एक्वापोरिन इट इज अ वाटर चैनल प्रोटीन। देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन। एक्वा मतलब वाटर, पोरिस मतलब पोर्स, ऐसे चैनल्स हमें दिखाई देते हैं। बेसिकली प्रोटीन चैनल की बात चल रही है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी हमें ये बताती है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल है, ओके ओके, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जैसे सोडियम अंदर आ रहा है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात करेंगे, न्यूरोनल रेगुलेशन में क्या होता है कि 3 सोडियम अंदर आते हैं और 2 पोटेशियम बाहर चले जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 सोडियम कब अंदर आ पा रहे हैं, जब पोटेशियम बाहर जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज एंटीपोड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंटीपोड। या जैसे हम बात करेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर में, क्या होता है, सोडियम अंदर आता है, उसके साथ फ्रुक्टोज भी अंदर आ जाता है। सो दिस इज क्या होगा, सिम्पोट, सोडियम के साथ फ्रुक्टोज भी अंदर आ रहा है। ऐसा ही सिम्पोट का अनदर एग्जांपल है, सोडियम अंदर जाता है तो उसके साथ पानी भी अंदर चला जाता है। इसलिए तो जब किसी का बीपी रेज रहता है तो उसे कहा जाता है भाई सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट कम खाना, क्योंकि सोडियम ब्लड में आएगा तो वो वाटर को भी लेके आएगा तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दिस इज द केस ऑफ सिम्पोर्ट, दैट इज सोडियम एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट। ये आपके एग्जांपल्स अभी मत याद रखिए, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तब तब मैं आपको बताते जाऊंगा। लेकिन ये कंसेप्ट समझ लो कि सिम्पोर्ट मतलब क्या है, एंटीपोर्ट में अपोजिट मूव रहे, सिम्पोर्ट मतलब दोनों साथ साथ मूव हो रहे हैं। एक होता है यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट मतलब क्या, सिंपल, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ओके, डायरेक्ट सेल के अंदर आ गया, इंसुलिन रिलीज हुआ, इंसुलिन ने सेल के चैनल्स ओपन कर दिए, ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया। सो दिस इज द केस ऑफ यूनिपोर्ट, ओके, सही है भाई, ओके। सो लेट्स एक बार रीड कर लेते हैं। यूनिपोर्ट मतलब क्या, इट मूव्स द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, आराम से इंडिपेंडेंटली मूव कर जाता है। एंड सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट मतलब क्या, इट मूव्स 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन, 2 अलग सेम डायरेक्शन। एंटीपोर्ट मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन मूव कर जाते हैं, उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट को हम एंटीपोर्ट कहेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अ अपहिल ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब क्या, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन वेदर फैसिलिटेटेड और नॉट, इट टेक्स प्लेस ओनली अलोंग अ ग्रेडियंट। ध्यान से देखना भाई, डिफ्यूजन का मतलब है अलोंग द ग्रेडियंट, ओके। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब क्या, प्रोटीन चैनल के थ्रू होगा डिफ्यूजन, लेकिन होगा अलोंग द ग्रेडियंट ही। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नाम सुना मतलब इट इज नॉट गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आपके लिए डायग्राम भी दी है। सिंपोर्ट मतलब क्या, ए और बी दोनों एक डायरेक्शन में, एंटीपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यूनिपोर्ट मतलब अकेला, यूनि मतलब अकेला, यूनिपोर्ट मतलब ये जो मॉलिक्यूल अकेला सेल के अंदर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। नाउ एनसीईआरटी कहती है कि भाई वाटर का बहुत ज्यादा लेना देना है, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करनी है तो प्लांट और वाटर रिलेशन क्या है, इसके बारे में एनसीईआरटी बात करती है। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, सो लॉस ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इनटू द एयर थ्रू द
थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन फ्रॉम द लीव्स इट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। एनसीईआरटी हमें ये भी बताती है कि भाई वाटर का इतना ज्यादा रिलेशन है कि वाटर लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, क्योंकि वाटर भाई फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है, वाटर के थ्रू मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये इतनी सारी चीजें हो रही है। जो सेल है उसमें एक मेजर कंटेंट वाटर का होता है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट, वाटर के प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे एनसीईआरटी हमें कहती है। यहाँ पे एनसीईआरटी ना यार प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट। ओके, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म? जल्दी से वो कंसेप्ट भी हम जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, सो ये है प्लांट सेल जिसके पास सेल वॉल है आउटर। ओके, यहाँ पे अगर मैंने सेल वॉल निकाल दी तो क्या होगा? यहाँ पे मैं सेल वॉल निकाल देता हूँ, देखो सेल वॉल मैंने निकाल दी है यहाँ पे, तो मुझे मेरे पास क्या बचेगा? एक मिनट बेटा। तो यहाँ पे मैंने सेल वॉल निकाल दी तो क्या बचा? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या? प्रोटोप्लास्ट के मतलब क्या? प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बनता है प्रोटोप्लास्ट। मैंने वॉल निकाली, सेल वॉल, सेल से सेल वॉल निकाल दी, जो मेरे पास बचा वो है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या? प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या? प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म विथ न्यूक्लियस। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी जरूरी है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। सही है, चलो बेटा मैं फास्ट रहूंगा बेटा, आपको चीजें नोट करते हुए आगे बढ़नी है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर पोटेंशियल। एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप प्योर वाटर लोगे यहाँ पे, तो प्योर वाटर में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स बड़े तेजी से भाग रहे हैं इधर से उधर, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे मैंने वाटर लिया, इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, इधर से उधर भाग रहे हैं, और हम कहते हैं कि ये जो वाटर है इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। सो प्योर वाटर हैज ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल को हम जीरो कंसिडर करते हैं। वाटर जो है ये हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल मूव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ना, साई से ये डिनोट किया जाता है, साई डब्ल्यू ये इसका सिंबल है ना। इंसेटी हमें ये भी कहती है कि ये अगर वाटर है, ये जो सेल है, सेल के अंदर लेट से वाटर है, उसके ऊपर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वाटर बिल्कुल तेजी से भागना शुरू कर देंगे। सो यही बात हो रही है, इफ प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द प्योर वाटर और सॉल्यूशन, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस द वाटर पोटेंशियल। अब इसका क्या मीनिंग हो गया भाई, एक बार वो भी देख ले। चलो जल्दी से देख लेते कि प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस वाटर पोटेंशियल मतलब क्या। सो यही बात हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि वाटर आराम से, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मतलब आराम से मूव कर रहे हैं, तो हम कहते हैं प्योर वाटर के पास मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल में हमने ऊपर से सोल्यूट डाल दिया, लेट से हमने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो ये जो सोडियम क्लोराइड रेड वाला है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ धक्का मुक्की चल रही है, तो वाटर मॉलिक्यूल आराम से मूव नहीं कर रहे हैं, उसकी एनर्जी कम हो चुके हैं। हम कहते हैं एडिशन ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस द वाटर पोटेंशियल। सही है, नहीं समझा तो एक बार जो मैंने अभी बोला उसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे ना। सोल्यूट पोटेंशियल मतलब क्या? जैसे अभी हमने देखा, जैसे आपने सोल्यूट डाल दिया तो वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे मूव करने लगे, क्योंकि जगह नहीं थी भाई। तो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल जो कम हो चुका है ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट, इट इज कॉल्ड एज अ सोल्यूट पोटेंशियल। द मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा सोल्यूट आप ऐड करोगे तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, राइट क्योंकि धक्का मुक्की चल रही है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे मैंने एक सेल ले लिया है, ओके इसके पास ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल है, और इसके बाजू में और एक सेल है, इसके पास भी वाटर मॉलिक्यूल है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सोल्यूट डाल दिया, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, और water always moves from higher water potential to lower water potential. Water will move from this particular cell to this cell. सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जितना ज्यादा सोल्यूट रहेगा किसी सेल के पास, वो वाटर को अपने पास अट्रैक्ट करता है, ऐसे मैं समझाता हूं हमेशा। ओके, मैं और ज्यादा यहाँ पे सोल्यूट डाल दूंगा तो ये अपने पास और पानी खींचेगा, क्योंकि जितना ज्यादा सोल्यूट में डालता हूं तो वाटर पोटेंशियल इसका कम हो जाता है। वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। अब यहाँ पे एनसीईआरटी हमें फॉर्मूला देती है कि वाटर पोटेंशियल कितना होता है। वाटर पोटेंशियल मतलब क्या है, इस सिस्टम में वाटर भी है सोल्यूट भी है, तो एनसीईआरटी हमें कहती है अगर मुझे इसका वाटर पोटेंशियल निकालना है तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट के पास कितना पोटेंशियल है प्लस ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेशर पोटेंशियल। तो ऐसी एनसीईआरटी हमें कहती है कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। लेकिन ये पर्टिकुलर सिस्टम में लेट से कि हम बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई
जो है उतना ही अपने लिया, कोई बाहर से एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया, तो उसमें प्रेशर पोटेंशियल जीरो हो गया, क्योंकि सेल के अंदर का पोटेंशियल बाहर का एटमॉस्फेरिक पोटेंशियल इक्वल हो गया, एक्स्ट्रा कुछ हमने लगाया नहीं, तो इसमें प्रेशर पोटेंशियल जीरो हो गया। तो एनसीईआरटी हमें यही बात बता रही है, फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल। सिंपल सी बात, बढ़ते हैं आगे। ओके फाइन, बढ़ते हैं आगे। चलो नाउ ऑस्मोसिस मतलब क्या? ऑस्मोसिस मतलब डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ओके, अलोंग और अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हो गया ऑस्मोसिस। मतलब सिंपल सी बात है, कोई अभी हमने देखा कि डिफ्यूजन मतलब क्या, कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है तो हम इसे डिफ्यूजन कहते हैं, लेकिन वाटर अगर आ रहा है तो हम उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब भाई वाटर ऐसे चलते हुए आ रहा है तो हम कह रहे हैं, कहेंगे कि ये तो ऑस्मोसिस हो रहा है, डिफ्यूजन ही है बस। उस पर्टिकुलर अगर वाटर मूव करता है तो हमने उसी डिफ्यूजन को स्पेशल नाम दे दिया, कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। बढ़ते आगे, मोर द सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन। तो यहां पे अभी हम देख रहे हैं, यहां पे आएगा क्या ये? ओके, तो ये जो अपना डायग्राम चल रहा था ना, उसी के बारे में बात करते हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि भाई यहाँ पे हमने सोल्यूट डाल दिया, जितना ज्यादा मैं सोल्यूट डालूंगा तो उतना ज्यादा वाटर मूव करेगा। ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ अटैच है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे जगह रखी। तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप इस वाटर को यहाँ पे आने से रोकना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप सोल्यूट डालोगे तो उतना ज्यादा सोल्यूट अपनी तरफ पानी को खींचने की कोशिश करेगा। तो उस पानी को अंदर आने से रोकना अगर आप चाहते हो तो आपको इसके अंदर का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा सॉलिड बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रेशर आपको ज्यादा लगेगा। एनसीईआरटी यही बात हमें बोल रही है। देखो, मोर द सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बट द साइन इज डिफरेंट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड व्हाइल द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। मैं बात करता हूं इसके बारे में क्या हो रहा है। जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे पानी सेल के अंदर आएगा। ओके, उस पानी को मैं रोकना चाहता हूं तो मुझे सेल के अंदर का प्रेशर बढ़ाना है। ओके, ये जो मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं पानी को अंदर आने से रोकने के लिए, इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट पेज पे दिया है उसके बारे में बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे। बेटा इस पर्टिकुलर डायग्राम, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को मैंने बहुत बेहतरीन वे में समझा है C3 में। सो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करते। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं लिंक दे देता हूं, एक बार देख लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? देखो, हमने क्या किया, बाहर एक पानी ले लिया और यहाँ पे इस पर्टिकुलर फनेल में सुक्रोज का सॉल्यूशन ले लिया। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने लगाई थी, तो यहाँ पे सुक्रोज है मतलब सोल्यूट है। मैंने अभी बताया सोल्यूट पानी को अपनी तरफ खींचता है, तो ये देखो पानी अंदर इसके पास जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो गया। सो वाटर इज मूविंग फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ना अब क्या कर रहे हैं हम? अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, ओके, ताकि ये पानी अंदर जाए ही ना। ओके, तो जितना प्रेशर मुझे लगेगा इस प्राणी को अंदर आने से रोकने के लिए, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सा कंसेप्ट। बढ़ते हैं आगे। नाउ अब एनसीईआरटी कहती है कि भाई प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बात करते हैं कि भाई सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, हाइपो में रखोगे, आइसोटोनिक में रखोगे तो क्या क्या होगा, उसके बारे में एनसीईआरटी बात करना चाहती है। तो चलो बात कर लेते हैं। सो लेट्स से, ध्यान से देखना कि ये है सेल। ओके, इस सेल को हमने क्या किया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ने पहला हाइपरटोनिक है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपरटोनिक मतलब क्या, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, टोनिसिटी ज्यादा है, मतलब बाहर के साइड में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स, सॉलिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओके, मैंने क्या कहा था, जहां पे सोल्यूट है वो अपने तरफ पानी को खींचेगा। तो जैसे ही सेल को मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो क्या होगा, ये अपनी तरफ पानी को खींचना शुरू कर देगा। तो देखो, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे श्रिंक होते हुए जाएगी। ओके, एंड द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई श्रिंक होते हुए जा रही है। ये होता है अगर किसी सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। मान लो उल्टा कर देते हैं, मान लो, ध्यान से देखना, मैंने एक बात बताई, जितना ज्यादा सोल्यूट रहेगा वो सोल्यूट अपनी तरफ पानी को खींचेगा। इसी को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करते हैं, हम इसको रखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, एक ऐसा
सॉल्यूशन जिसकी टोनिसिटी दैट इज कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसके पास कम सोल्यूट है, सेल के अंदर ज्यादा सोल्यूट है। ओके, मतलब सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। अब पानी कहां से कहां मूव करेगा? अब पानी जो है यहाँ पे बाहर से अंदर जाएगा भाई, सोल्यूट जिसके पास ज्यादा है वहां पे पानी जाएगा। ओके, तो ये हो गया, मतलब क्या, वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल, प्रेशर बिल्ड्स अप, दिस इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। सेल भाई सेल वॉल से बंधा हुआ है तो क्या होगा, फूल नहीं सकता आराम से, इतना बड़ा नहीं हो सकता। ओके, सेल वॉल तो रिजिड होती है, तो प्रेशर बिल्ड्स अप इनटू द सेल कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। ये टर्गर प्रेशर उसके अंदर बिल्ड होगा, उसके हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्जिडिटी होना मतलब ऐसे मोटा मोटा हो जाएगा सेल, द सेल इज सेड टू बी टर्जिड। ओके, अगर हमने इसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, आइसोटोनिक मतलब क्या, ऐसा सॉल्यूशन जिसका जितने सोल्यूट यहाँ पे है इसके पास कितने सोल्यूट है, 2 3 5 और 1 6, तो इतने ही सोल्यूट इसके पास भी है, 3 4 5 6। ओके, अब क्या होगा, अब ये जो सोल्यूट है, जो मॉलिक्यूल्स है, ये आराम से अंदर बाहर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि पानी बाहर आ रहा है या पानी अंदर जा रहा है, जितनी भी मूवमेंट होगी इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी हमें यही बताती है कि, एक मिनट तो भाई चला जा, एनसीईआरटी हमें ये बता रही है, in isotonic solution there is no net flow of water towards the inside or outside, water flows into the cell and out of the cell in equilibrium and the cell is said to be flaccid। okay, बढ़ते हैं आगे। सो टर्जिड कब हो रहा है, प्लाज्मोसिस कब हो रहा है, ये चीजें हमने नोट डाउन कर रही है। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इसको मैंने एक सिंपल सी ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको इसमें दिक्कत जा रही है। हाइपोटोनिक मतलब क्या, हाइपो मतलब हिप्पो, हिप्पो ड्रिंक्स वाटर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दो सेल को तो सेल ड्रिंक्स वाटर। ओके, अगर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपरटोनिक। यार एक कुछ ना टाइपिंग एरर्स है, 5 6 7 कुछ टाइपिंग एरर्स होगी ऐसी छोटी छोटी कि भाई इधर भी हाइपोटोनिक इधर भी, और कुछ बच्चे एकदम से प्रेशराइज हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इधर भी हाइपोटोनिक इधर भी हाइपोटोनिक। तो भाई डोंट गेट प्रेशराइज। ओके, ये टाइपिंग एरर है, उसको हाइपोटोनिक कर लो ना, सिंपल। ओके, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, कि वाटर जो है बाहर जा रहा है सेल से। ओके, ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब अपन इतने मतलब बड़ी कोशिश करते हैं यार कि ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ एरर्स हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, अपनी जो छोटी छोटी ऐसे एरर दिखाई दे रहे हैं टाइपिंग एरर्स, उसको करेक्ट करते हुए आगे जाएंगे। ज्यादा नहीं है, एक 5 6 मेरे ध्यान में आई है, उसको करेक्ट करते हुए आगे जाएंगे, डोंट वरी यार। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। टर्गर प्रेशर, अब ये मेरी बात इंपॉर्टेंट सुनो। टर्गर प्रेशर मतलब सेल के अंदर जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है उसे ही हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेना, जैसे कि वैसे सोल्यूट पोटेंशियल को ही हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। सोल्यूट पोटेंशियल मतलब क्या, डिक्रीजिंग वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड एज अ सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल को ही हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ही ऑस्मोटिक प्रेशर है, बट विथ अपोजिट साइन। इसके ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर मैंने आधा आधा घंटे का लेक्चर बना के रखा है। ओके, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को समझाने के लिए, लेकिन अगर आपको इतना भी समझ जाता हो तो इससे आपका एमसीक्यू बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज इम्बिबिशन? इम्बिबिशन मतलब क्या, डिफ्यूजन ही है। आपको पता है कि भाई जब बारिश आती है तो आपके घर के दरवाजे फूल जाते हैं, घर वो फिर दरवाजा बंद नहीं हो पाता है। मतलब क्या हुआ, ये जो लकड़ी है उसने वाटर को क्या, वाटर उसमें क्या हुआ, डिफ्यूज हो गया है। सो दिस इज अ डिफ्यूजन ओनली। इम्बिबिशन इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर द वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉलिड्स और कोलॉइड्स causing them to increase in volume। ओके, इम्बिबिशन हमें कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है, जब सीड को जर्मिनेट होना रहता है तो सीड वाटर को एब्जॉर्ब करती है। सो एब्जॉर्प्शन वाटर बाय द सीड और ड्राई, दिस इज द टाइप ऑफ इम्बिबिशन। बढ़ते हैं आगे ना। एनसीईआरटी कहती है कि भाई ये तो हो गया शॉर्ट डिस्टेंस डिफ्यूजन, डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस, एक सेल से दूसरे छोटू सा। नाउ व्हाट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और वो कैसे होता है? तो एनसीईआरटी हमें बताती है कि डिफ्यूजन इट इज अ स्लो प्रोसेस, इज अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। वाटर, मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय अ मास और बल्क फ्लो सिस्टम। एक बल्क फ्लो सिस्टम है अपने पास, प्लांट के पास, जहां पे वाटर और फूड को एक बल्क में लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द बल्क मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू दैट इज प्लांट। मतलब जाइलम और फ्लोएम में से ये जो बल्क में हम, जैसे फ्लोएम में से फूड को दैट इज सुक्रोज को हम फ्लो कराएंगे, उसे कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। जाइलम में या फ्लोएम में ये जो बल्क में चीजों को मूव किया जा रहा है उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं ना।
हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर? ओके, भाई पहले प्लांट को वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है वो तो हम देख लें, ताकि फिर हमें पता चले कि फिर बात करेंगे फिर एब्जॉर्ब किया वाटर को मूव कैसे करेगा। सो हाउ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर? सो यहाँ पे वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग द मिनरल सॉल्यूट बाय रूट हेयर्स प्योरली बाय द डिफ्यूजन। इसके बारे में मैं आपको एक ये भी दिखाना चाहता हूँ, एक छोटा सा एनिमेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, आजा भाई किधर गया? वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो था, वो आना चाहिए, है ना? ओके, हाँ। सो ये है रूट हेयर। ओके, नाउ ध्यान से सुनो, अंदर के साइड में मिनरल्स ज्यादा है, कम स्पेस में ज्यादा मिनरल्स होते हैं प्लांट के रूट के पास। बाहर के साइड में मिनरल्स जो है कम कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, दिस इज द फैक्ट, क्योंकि एरिया बड़ा है ना बाहर का लैंड में, सॉइल में। तो यहाँ पे मिनरल्स को मूव कराना है हमें सेल के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का यूज करके मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव भी होता है बट द मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे सेल ने एटीपी लगाए और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। ध्यान से देखो, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए मतलब सोल्यूट एब्जॉर्ब हो गया। और मैंने क्या कहा था, जहां पे सोल्यूट ज्यादा वहां पे पानी उसके पीछे 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 आ जाएगा। तो सोल्यूट यहाँ पे आ गया, तो वाटर का मूवमेंट अब होगा। वाटर कैसे एब्जॉर्ब होगा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वाटर आ जाएगा। मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगा, वाटर सिंपली बाय डिफ्यूज करके अंदर आ गया। यही बात यहाँ पे हमें पावर नोट्स या एनसीईआरटी द्वारा बताई जा रही है। वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग विद द मिनरल सोल्यूट। तो यहाँ पे अगर चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि मिनरल सोल्यूट का एब्जॉर्प्शन ये एक्टिव रहेगा, लेकिन उसके बाद जो पानी आ रहा है वो पैसिवली आ जाएगा। नाउ एनसीईआरटी कहती है कि एब्जॉर्ब वाटर मूव डीपर इनटू द रूट लेयर्स बाय टू ट्रांसपोर्ट। अब इसी को, यही डायग्राम हमें आगे बताएगी, उसी वही समझाएगी हमें। तो यहाँ पे एनसीईआरटी हमें क्या बता रही है कि यहाँ पे एक बार अगर वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो दो पाथवेज इसके पास होते हैं वाटर को अंदर ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। कैसे? वाटर अंदर आ चुका है, एक मतलब क्या, सेल के थ्रू, एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है वाटर, दैट इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट। और एक होता है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट मतलब क्या, यहाँ पे ये जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो सेल, दो सेल के बीच में से मूव करता हुआ पानी आगे आगे जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट मतलब क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो, ये है एपोप्लास्ट, मतलब दो सेल के बीच में से पानी अंदर जा रहा है। ओके, और ये है सिम्प्लास्ट, मतलब सेल के पियर्स करते हुए ये जो पानी है अंदर 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 कॉर्टेक्स के पास जा रहा है। एनसीईआरटी हमें ये कहती है कि भाई कॉर्टेक्स से जब पानी अंदर जाता है तो अंदर एक एंडोडर्मिस की लेयर होती है, आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, ये है एंडोडर्मिस। ओके, इसके ऊपर क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, आप देख रहे हो, दिस इज द सुबेरिन डिपोजिशन। ये इसके वजह से क्या होता है, ये जो एपोप्लास्ट, जैसे दो सेल के बीच में से जो पानी जा रहा था वो एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाता है। कैसे क्रॉस करेगा? देखो, इसके बीच में तो सुबेरिन लगा हुआ है। तो यहां पे एनसीईआरटी हमें यह भी बताती है कि अगर पानी एंडोडर्मिस को क्रॉस करना चाहता है तो उसको सेल के अंदर से ही, दैट इज सिम्प्लास्ट के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। ओके, तो ये देखो, एपोप्लास्ट के थ्रू, दैट इज दो सेल के बीच में से पानी अंदर आया, लेकिन ये अब दो सेल के बीच में से नहीं जा सकता, बीच में सुबेरिन है, तो ये जो पानी है ये सेल के अंदर जाएगा, मतलब सिम्प्लास्ट को यहाँ पे उसको सिम्प्लास्ट पाथवे को अडॉप्ट करना ही होगा। सही है, ये बात यहाँ पे एनसीईआरटी द्वारा की गई है। Very very important. So movement of water occurs through the intercellular space, that is the apoplast. Simplast मतलब है, सिम मतलब थ्रू एंड थ्रू द सेल से मूव कर जाता है। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट कैसे होगा, सिम्प्लास्ट के एपोप्लास्ट? भाई सेल के अंदर से जाएगा, किसी के घर के अंदर से जाओगे तो रेजिस्टेंस तो होगा। सो सिम्प्लास्ट यहाँ पे बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस सिम्प्लास्ट पाथवे को यूज नहीं करता है प्लांट ज्यादा, मेनली एपोप्लास्ट, दो सेल के बीच में से, दैट इज द एपोप्लास्ट। सही है। ओके, इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स, द एंडोडर्मिस इज इम्परवियस टू वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ अ बैंड ऑफ अ सुबेराइज्ड मैट्रिक्स, it is called as the Casparian strip. Okay, the movement of water through the root layers is ultimately symplastic in the endodermis. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंडोडर्मस सेल आर कंट्रोल पॉइंट। सेल ऐसा क्यों किया प्लांट ने कि एंडोडर्मिस को अगर आपको ट्रांसपोर्ट, एंडोडर्मिस को क्रॉस करके अगर अंदर जाना है तो भाई तुझे सेल के अंदर आना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी अंदर आ रहा है, पानी में मिनरल्स है, और ये एंडोडर्मिस चेक करना चाहता है कि भाई कितने मिनरल आ रहे हैं। 100 लोग कैसे के अंदर आ सकते हो? सिर्फ
40 लोग अंदर आएंगे, चलो बाकी के बाहर जाओ। ये कब होगा? जब सेल उसको अंदर लेगा, उसकी जांच करेगा। इसलिए एनसीटी कहती है कि एंडोडर्मस सेल ये क्या है? कंट्रोल पॉइंट्स है वेयर द प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ अ सोल्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की भी बात की जा रही है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक बार वो भी दिखाना मैं चाहता हूँ। बेटा अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब बिल्कुल भी ये जो सिर्फ पावर नोट्स ही पढ़ाओ तो आप मुझे वैसे भी कमेंट में बताना, लेकिन मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ ताकि कंसेप्ट बन जाए यार, कंसेप्ट बनना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत जाएगी। मैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है वो बताना चाहता हूँ अभी आपको यहाँ पे। यस, ओके, सो व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? सो यहाँ पे देखो, साइटोप्लाज्म मूव कर जाता है एटीपीज विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ओके, तो क्या होता है? ये देखो साइटोप्लाज्म ऐसे मूव कर रहा है। ओके, साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है तो क्या होगा? ये देखो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव करेंगे और अब ये मॉलिक्यूल हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चले जाएंगे, इस सेल से इस सेल में। सो दिस इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ओके, तो एनसीईआरटी हमें ये बताती है कि भाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये एक एक्टिव प्रोसेस है। व्हाट इज माइकोराइजा? माइकस मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट। रूट अगर पानी को एब्जॉर्ब करना चाहता है तो रूट के पास रूट हेयर्स होते हैं, लेकिन वो और अच्छे से एब्जॉर्ब करना चाहता है तो वो क्या करता है? फंगस के साथ एसोसिएशन बना लेता है। फंगस के पास फिलामेंट्स होते हैं, राइट? तो फिलामेंट्स मतलब जितने ज्यादा फिलामेंट्स बढ़ा दोगे तो आपका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाएगा। तो माइक्रोराइजा इट इज द सिंबायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट सिस्टम। फंगस क्या करता है? प्रोवाइड्स मिनरल एंड वाटर टू द रूट। उसके पास फिलामेंट होते हैं, लेकिन वो फ्री में काम क्यों करेगा फंगस प्लांट के लिए? क्योंकि प्लांट क्या करता है? प्लांट का रूट प्रोवाइड शुगर एंड नाइट्रोजन टू द माइकोराइजी। पाइनस सीड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी बताती है कि पाइनस सीड का जो सीड कोट है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। तो इतना हार्ड सीड कोट होता है कि अनलेस एंड अनटिल उसको फंगस आके मदद करे पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, इनहिबिशन के लिए, तो वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो, नाउ वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। चलो हमने बात तो कर ली वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता है। अब इस पानी के मूवमेंट को ऊपर कैसे लेके जाता है? वाटर कैसे मूव कर जाता है ऊपर ऊपर लेके जाना? तो एनसीईआरटी कहती है वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। ये होता है पावर नोट्स का, यही बात है बेटा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक एक सेंटेंस में आपको हर एक सेंटेंस में एमसीक्यू मिल जाएगा। वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, वाटर इसको फॉलो करता है, अभी हमने एनिमेशन के थ्रू देखा, एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम कॉल्ड एज रूट प्रेशर। तो मिनरल्स अंदर आए, उसको भाई उसके साथ वाटर भी अंदर आ गया, जिसकी वजह से जाइलम में प्रेशर बढ़ गया। ओके, और ये क्या करता है? प्रेशर के साथ पानी को ऊपर पुश करने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर मतलब पुश करना, पुश करना। ओके, रूट प्रेशर कॉजेस एक्सेस वाटर टू कलेक्ट नियर द टिप ऑफ अ ग्रास ब्लेड। तो क्या होता है यहाँ पे? सिंपल, हमने छोटा सा प्लांट ले लिया, एक कोई ग्रास ले लिया, तो क्या होता है? वाटर अंदर आ गया जाइलम के पास और वो पुश कर रहा है, तो ये जो वाटर है ऐसे ऊपर जाता है और ग्लास बेड का जो लीफ होता है उसके टिप के थ्रू पानी बाहर आ जाता है हाइड्रोथ्रोड्स में से। ओके, सो दिस इज अ केस ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज अ गटेशन। मतलब क्या? Root pressure causes excess water to collect near the tip of a grass blade and leaves such water loss in its liquid state is called as guttation. Guttation हम किस में दिखाई देता है? ग्रास में। ओके, बड़ा सा ट्री है, ये प्रेशर इतना नहीं बढ़ता है कि नीचे से पानी एकदम उसके टिप ऑफ द ट्री के पास पहुंचा जाए, तो ये नाइट में दिखाई देता है और छोटे छोटे प्लांट्स में, दैट इज ग्रास में दिखाई देता है। नाइट में क्यों? क्योंकि दिन में तो ये वाटर ऊपर आएगा तो इवापोरेट कर जाता है, तो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड नहीं बाहर आ पाता है, तो नाइट में वो दिखाई देता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। फाइन, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन पूल मतलब क्या? ट्रांसपिरेशन इट इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स ऑकर मेनली थ्रू द स्टोमेटा। लीफ होता है, लीफ के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, इस स्टोमेटा के में से वाटर जो है, जो सेल, दो सेल के बीच में प्रेजेंट है, वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लूज कर जाता है, जिसकी वजह से सक्शन क्रिएट होता है, वो जाइलम में से पानी को प्लांट ऊपर खींच पाता है। सो ट्रांसपिरेशन इट इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट ऑकर मेनली थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा एक पोर है, इट इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। गार्ड सेल ने सराउंड किया हुआ एक पोर है, एक छेद है। ओके, स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा में से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लॉस होता है और इसी स्टोमेटा में से कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का एक्सचेंज भी होता है। दो काम है स्टोमेटा के। नॉर्मली स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम और वो नाइट में क्लोज हो जाते हैं। ओके, क्योंकि एक्सेसिव वाटर लॉस को प्लांट प्रिवेंट करना चाहता है। ओके, नाउ जैसे स्टोमेटा जो है ये ओपन क्लोज कैसे होगा?
बाय चेंजिंग द टर्जिडिटी ऑफ अ गार्ड सेल। इसकी भाई अपन एनिमेशन देख लेते क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। गार्ड सेल जो होते हैं, एक मिनट, चलो दिखाई देते हैं इसको। भाई तू क्लोज हो जा। ये क्लोज कैसे होगा? तू क्लोज हो जा भाई। ओके, तो अपन देखते रहे स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन क्लोज कैसे होगा वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, और गार्ड सेल का स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, चलो भाई जल्दी 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 जल्दी, किधर गया? यस, ओके। सो ये है अपना गार्ड सेल सराउंडेड बाय द सबसाइडरी सेल्स। ओके, नाउ अब यहां पे क्या होता है भाई, आप यहां पे देख रहे हो, अब आप यहां पे देख रहे हो, एक मिनट, तो चला गया क्या? हाँ, सो गार्ड सेल, ओके, गार्ड सेल को सबसाइडरी सेल ने सराउंड किया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आउटर वॉल थिन है, इनर वॉल थिक है गार्ड सेल की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, गार्ड सेल के पास सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो रेडियली अरेंज होते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही गार्ड सेल फ्लैसिड होता है तो स्टोमेटा क्लोज होता है, टर्जिड होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख भी लेते हैं अपन। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लो कि ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज है, गार्ड सेल क्लोज है। फिर क्या होता है, जैसे ही दिन हुआ तो यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पोटेशियम आ गया, सोल्यूट आ गया, उसको वाटर को फॉलो कर जाता है। ओके, फिर क्या होता है, ये गार्ड सेल टर्जिट हो गए, गार्ड सेल जैसे टर्जिट हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इस सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे है। मैं पढ़ता हूं, आपको चीजें समझ में आएगी। देखो, गार्ड सेल के पास इनर थिक वॉल होती है, ओके, रेडियली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं सेलुलोज के बने हुए। गार्ड सेल जब फ्लैसिड होता है तो स्टोमेटा क्लोज होता है। इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पे दी गई है। गार्ड सेल जब टर्जिड होता है तो भाई स्टोमेटा क्लोज होता है। फ्लैसिड का, सॉरी, गार्ड सेल जब फ्लैसिड होता है, फ्लैसिड का सीसी मतलब स्टोमेटा क्लोज हो गया। गार्ड सेल जब टर्जिड होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा। अब डाइकॉट्स के पास क्या होता है, डाइकॉट्स के पास दे हैव मोर स्टोमेटास ऑन द अंडरनीथ ऑफ अ लीफ। ए लीफ रहता है ना, डॉर्सी वेंटर साइड पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। ऐसा क्यों भाई, ऊपर के साइड में क्यों नहीं स्टोमेटा? ऊपर के साइड में स्टोमेटा ज्यादा अगर होंगे तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लूज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने स्टोमेटा नीचे के साइड में लगाया। सो मोर स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, इन लीफ को हम डॉर्सी वेंटर लीफ कहते हैं। सही है, ओके। मोनोकॉट्स में क्या होता है, मोनोकॉट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ द सरफेस ऑफ लीफ, आइसोबैरिटरल लीव्स। ओके, आप कहोगे मोनोकॉट्स ने ऐसा क्यों नहीं किया? इवोल्यूशन की प्रोसेस है भाई, मोनोकॉट्स की रिक्वायरमेंट कम है तो उन्होंने इस पाथवे को एडॉप्ट कर लिया। बढ़ते हैं आगे। ट्रांसपिरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो बात कर लेते हैं। ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, द लाइट, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इवापोरेट हो जाना। लेट्स से कि आप कोई कपड़ा सुखा रहे हो, ओके, तो कपड़ा कब ज्यादा सूख जाएगा, जब पानी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लूज हो जाएगा। कब जल्दी सूखेगा, जब भाई बाहर आराम हवा चल रही है, विंड स्पीड अगर है तो ट्रांसपिरेशन फास्ट होगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करती है। बाहर के साइड में ह्यूमिडिटी कम तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। टेम्परेचर और लाइट बाहर के साइड में ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन फास्ट होगा। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, आपके एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, बाहर के साइड में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अगर है तो ये वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे लीफ में से, तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, तो इसका उल्टा रिलेशन है, ये याद रखो भाई। ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब ट्रांसपिरेशन स्लो, बाकी का टेम्परेचर लाइट विंड स्पीड बढ़ा तो ट्रांसपिरेशन फास्ट। ओके, बी केयरफुल। बढ़ते हैं आगे, चलो भाई ना। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। एनसीईआरटी कहती है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं। आपको पता है, दो मॉलिक्यूल को पास में रखो, दोनों का एक फटाक से चिपक के बड़ा बन जाता है, तो कोहेजन प्रॉपर्टी। अधेजन प्रॉपर्टी मतलब है वाटर मॉलिक्यूल जाइलम के वॉल को अट्रैक्ट होते हैं और इसलिए आराम से जाइलम के पाइप में से ट्रांसफर कर सकते हैं। सरफेस टेंशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन द वाटर इन द ग्लास फेज। बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन वो मूव कर जाते हैं, सिंक नहीं होता है वाटर। C4 प्लांट्स एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स मोर इफिशिएंट है। कैसे, हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट, ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली अब्सॉर्ब बाय द रूट। आपको पता है,
अभी हमने देखा था, बिकॉज मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज फॉर्म में ये होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अंदर नहीं आने देती है। एंड द कॉन्सेंट्रेशन मिनरल इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर, जो हमने अभी एनिमेशन के देखा था, देन द कॉन्सेंट्रेशन मिनरल्स इन द रूट। सो मिनरल्स एंटर द रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एनर्जी लगती है, दिखाया था एनर्जी लग रही है, एटीपी लग रहे हैं। मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली रिमूवेबल। कौन से मिनरल रिमूवेबल होते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन में बात करेंगे। जैसे भाई कैल्शियम एक बार अगर सेल के अंदर आ गया तो सेल वॉल के अंदर वो डिपॉजिट हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जाता है। सो नॉन मोबिलाइजर, वो मोबिलाइज नहीं होता है कैल्शियम। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर ये मोबिलाइज होते हैं। इसके ऊपर एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनता है, तो कमेंट में मुझे पूछना मत। मैं मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में जब बात करूंगा तब बात करूंगा कि सल्फर मोबिलाइज है कि नॉन मोबिलाइज है। बढ़ते हैं आगे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज। अभी हमने वाटर का ट्रांसपोर्ट देख लिया, ट्रांसपिरेशन पूल। फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, तो एनसीईआरटी कहती है कि फ्लोएम में जो फ्लोएम सैप है उसे हम फ्लोएम सैप कहते हैं। फूड मतलब क्या है भाई, सुक्रोज है, सुक्रोज भाई ड्राई तो नहीं है, वाटर के साथ मिक्स है, सो वाटर एंड सुक्रोज मेक्स द फ्लोएम सैप। फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है वो बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। अब कैसे कैसे मूवमेंट होती है देखो, सबसे पहले तो लीफ के अंदर सुक्रोज सिंथेसाइज हो गया, सुक्रोज ग्लूकोज सिंथेसाइज हो गया, ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया गया प्लांट के द्वारा। देन द सुक्रोज इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड इनटू द कंपेनियन सेल। ओके, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं दिखाता हूं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सुक्रोज को कंपेनियन सेल में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर क्या होता है, वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। ओके, pressure builds up into the xylem and sucrose move to the sink by pressure flow, and sucrose move out of the phloem sap into the cells of the sink by the active transport। समझा नहीं समझा, अभी समझा देते यार, बहुत बेहतरीन एनिमेशन के साथ इसको लर्न करेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक मिनट भाई, तो ऐसे छिप जा इधर। अब देखते हैं, बिल्कुल क्लियर होगा, डोंट वरी। अभी देखते हैं कि क्या क्या बात अपन ने की है। ओके, हाँ, तो ये है सोर्स। ओके, सोर्स मतलब क्या, लीफ में बन रहा है सुक्रोज तो उसको सोर्स कहा। अगर मुझे सोर्स यहां से सुक्रोज को ऊपर मुंह करना है तो मैं इसको सोर्स कहूंगा। सोर्स मतलब क्या, कहां से लेके कहां तक जाना है। ओके, तो ये जो लीफ है, लीफ में ग्लूकोज बना और फिर ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होता है भाई, अब यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि इसको एक्टिवली मूव किया जाता है कंपेनियन सेल के पास। आप देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी लग रही है। ओके, ये देखो एनर्जी लग रही है, तो ये लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है ग्लूकोज, इसलिए एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया गया कंपेनियन सेल में। ओके, फिर क्या होता है भाई, अब ये आ गया यहाँ पे। ओके, बीच में आ गया है, पाइप में आ गया, फ्लोएम के अंदर आ गया कंपेनियन सेल में से। ओके, और आपको पता ही है ये क्या है, सोल्यूट है। जहां पे सोल्यूट रहेगा, सोल्यूट अपने पास वाटर को खींचेगा। ओके, तो यहां पे देखो फ्लोएम बिकम्स हाइपोटोनिक और वाटर मूव्स पैसिवली बाय ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे वाटर अंदर आ गया तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर वो मूव कर जाएगा फ्लोएम से इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे पहले ही रूट में ढेर सारा सुक्रोज हमने लगा दिया है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सुक्रोज को मूव करना है, तो फिर से हमें यहाँ पे एटीपी लगेंगे। देखो एटीपी लगेंगे, मतलब भाई फ्लोएम के अंदर आने के लिए, फ्लोएम से बाहर जाने के लिए दोनों वक्त एटीपी लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस तरीके से वाटर जो है फिर आराम से यहाँ से जाइलम में चला जाता है। सुक्रोज मूव्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ solute moved out, water potential in the phloem increases and water moves to the xylem passively। जैसे solute कम हो गया मतलब water potential बढ़ गया, water moves from higher water potential to lower water potential। सही है, बढ़ते हैं आगे। ओके, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। नाउ गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। भाई फ्लोएम जो है ये बाहर के साइड में होता है स्टेम में, और जो जाइलम होता है ये अंदर के साइड में होता है। फ्लोएम का ओ आपको पता है आउटर साइड में। अगर आपने स्टेम का बाहर से इसे क्लट कर दिया तो फ्लोएम आप ब्लॉक कर सकते हो। तो लोगों ने गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया जहां पे फ्लोएम को ब्लॉक कर दिया। अब क्या हो रहा है, अभी हमने देखा लीफ में से फूड बहते हुए रूट के पास आता है, तो फूड यहाँ पे नीचे नहीं आ पाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। ओके, सो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड इन द फ्लोएम स्टॉप्स, सुक्रोज एक्यूमुलेट्स अबव द गर्डलिंग, और यहाँ पे रूट सबसे पहले मर जाएगा क्योंकि उसको फूड नहीं मिलेगा। ऊपर के साइड में तो फूड अवेलेबल है,
ओके, नीचे नीचे सबसे पहले रूट मर जाएगा। तो गर्डलिंग हमें ये प्रूव करता है एक्सपेरिमेंट, दिस शोज दैट द फ्लोएम इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ अ फूड। वो फ्लोएम ही है, क्योंकि फ्लोएम को ब्लॉक कर दिया तो फूड का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हुआ, मतलब फूड फ्लोएम में से ट्रांसपोर्ट होता है, एंड दैट द ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द रूट। ओके, जो कि मतलब जब जरूरत पड़ती है तो वो नीचे से ऊपर से भी जाता है, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि ये जो फूड है ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, क्लियर है? तो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कंसिस्टेंट रहो और आपको कोई भी आपकी ड्रीम से ड्रीम कॉलेज पाने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। ओके, जय हो। सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे, कमेंट सेक्शन में हैशटैग सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे। टेक केयर बेटा, बाय बाय एंड यस गुड नाइट। गुड नाइट नहीं यार, तुम्हारा डे ही चल रहा होगा। चलो बाय, मिलते हैं कल, बाय।